तो अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? 59 तक है ना, कल की क्लास में। तो 60 क्या है, 60 ट्राई किए, वो देखो सिंपल ही है। ये आपको एक प्रोबेबिलिटी स्पेस दे रखा है, ठीक है। सो यहां पे प्रोबेबिलिटी स्पेस है ओमेगा जी पी, है ना, पता ही है ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जी सिग्मा फील्ड, और पी प्रोबेबिलिटी मेजर। ओमेगा में क्या है, 1 2 3 4, और सिग्मा फील्ड इसके कुछ सबसेट्स हैं ओमेगा के, जिसका कलेक्शन है, और जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो एक तो इन्फॉर्मेशन है कि प्रोबेबिलिटी एट 1 4 है। तो अगर यहां से हम देखें, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट ले, तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 4 ये कितना आएगा, 1 माइनस 1/4 मतलब कितना, 3/4, यही ना, ये 3/4 आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 4। एंड एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो एक्स की जो वैल्यूज है कि x1 इज 1, x2 इज 2 एंड x3 इज ऑल्सो 2। तो मतलब x का जो सपोर्ट है, अच्छा x4 इज, है ना, x4 इज 3। तो x का वैल्यू क्या है ना, सपोर्ट x का जो है वो है 1 2 3, यही है। एंड तो x का सपोर्ट है 1 2 3, ठीक है। अब x लेस देन इक्वल 2 3/4 दे रखा है, इसका क्या मतलब है, देखो एक तो यहां पे जो लिखा हुआ ना ये x ओमेगा है, जैसे है ना x आप लिखते हैं x ओमेगा, ये स्मॉल x एग्जांपल के, तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, और ये स्मॉल ओमेगा बेटर है, स्मॉल ओमेगा लिखो, तो स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। तो ऐसा रहता है, ये इस तरह से लिख रखा है। सो ये x की वैल्यू है और उधर ओमेगा है। तो कह मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 है, और सैंपल स्पेस ये है। तो आपको पता ही होगा सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। तो यहाँ पे ओमेगा टू आर है, तो इसमें क्या क्या हो गया, देखो यहाँ पे आ गया x लेस देन इक्वल टू 2, तो x लेस देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये हो गई। तो कहने का मतलब आपको ये दे रखा है एक्चुअली आउटकम 1 2 3 इसमें से, है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ओमेगा सच दैट x ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू 2, ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा 1 2 3, और 1 2 3 से क्या होगा, ये है 3/4, तो यहां से बचा क्या 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज 1/4, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट अब निकाल लो क्या बोल रहा है, देन प्रोबेबिलिटी 1 4, तो 1 पे पहले से ही हमें पता है और 4 पे यहां पे हमने निकाल लिया, तो 1 4 पे कह रहा है, इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी एट 1 यूनियन प्रोबेबिलिटी एट 4, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी, तो 1 पे अलग 4 पे अलग, तो ये हो गया 2/4 मतलब 1/2, यही आएगा। तो 1/2 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है 61, ये क्या बोल रहा है कि x एन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF। तो जो x है वो है एक्सपोनेंशियल 1, यही है। एंड नाउ तो डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, आपको वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ वैसा है, √n इंटू जी ऑफ वाई बार माइनस जी ऑफ आई थिंक म्यू वाई होगा, ठीक है। एंड दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, क्या फॉर्मूला नाम था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन,
जी प्राइम म्यू का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर। हाँ, उसका नाम क्या है फॉर्मूले का? नाम भूल गया मैं भी। एनीवे, सो ये होता है, हाँ, डेल्टा मेथड ना। डेल्टा बाय हाँ, सो डेल्टा मेथड है ना, इसको बोलते हैं। तो ये आ जाता है नॉर्मल 0, जी डैश, यही म्यू वाई, और इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई, जो इनिशियली रहा होगा पॉपुलेशन का जो है ना, वो है। तो ये आ जाएगा, मतलब वाई इन द सेंस जो वाई का होगा वेरिएंस, वही ना, y1 y2 yn जो सैंपल है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। स्क्वायर होगा। हाँ, सिग्मा स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर ना, सिग्मा स्क्वायर है ना, जी डैश म्यू, म्यू एक्चुअली तो पॉपुलेशन का मीन है, एंड जी डैश म्यू स्क्वायर इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। लगाओ तो इजी है। तो बस उसके लिए क्या चाहिए, वाई आई का डिस्ट्रीब्यूशन, जो x1 x2 xn है, वो आपके पास x1 x2 xn जो है एक्सपोनेंशियल 1 है। तो यहां पे जो x2n और x2n माइनस 1 है ना, तो x2n माइनस x2n माइनस 1, बताइए डिफरेंस ऑफ टू एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, लाप्लास। सो लाप्लास में आ जाएगा 0,1/1, 0 1 ही रहेगा। और थ्योरम है ये, तो इसका मॉड ले लेंगे, तो मॉड का डिस्ट्रीब्यूशन वापस एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कहने का मतलब जो y1 y2 सैंपल है, y1 y2 डॉट 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 yn, वो वापस एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। और ये आईआईडी, क्योंकि आप देखेंगे y1 क्या है x2 माइनस x1, y2 क्या है x3 माइनस x4 माइनस x2, तो वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि xi इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए तो y1 y2 yn एक्सपोनेंशियल 1 ही आ गया। तो यहाँ पे जो म्यू वाई की मैं जो बात कर रहा था वो 1 हो गया, और सिग्मा स्क्वायर वाई की जो बात कर रहा हूं वो भी 1 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी। अप्लाई कर लो, आ जाएगा, ट्राई करके देख लो, नहीं तो फिर पूछना। नेक्स्ट क्या है, 62। तो इसमें एक फॉर्मूला था ना सिंपली, लैम क्या होता है, जैसे आप स्टेट n से n+1 पे जाते हैं, तो ये रेट ऑफ क्या, बर्थ रेट लैम्डा n, देखो पढ़ो क्या, बर्थ रेट है ना, बर्थ डेथ प्रोसेस है जिसका स्टेट स्पेस दे रखा है, और बर्थ रेट्स आर लैम्डा आई, यही मतलब यहाँ स्टेट 0 1 2 3, एक्चुअली 0 1 2 3 ये हो जाएगा। सो लैम्डा 0, लैम्डा 1, लैम्डा 2, एंड इसके अकॉर्डिंग μ1, μ2 एंड μ3, ये है मतलब इसका। तो होता क्या है, ये आपके पास है μn+1, n+ डेथ रेट है, n+1 से n हो रहा है पॉपुलेशन साइज, मतलब जो सिस्टम में है ना नंबर ऑफ, तो यहां से कहना मतलब साइज जो हो गया है ना, पॉपुलेशन साइज समझ लो। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपली क्या फॉर्मूला होता था, लैम्डा n इंटू पाई एन इज इक्वल टू μn+1 इंटू पाई n+1। सो पाई n+1 हो जाएगा लैम्डा n अपॉन μn+1 इंटू पाई n, यही आ जाएगा। सो क्या होगा,
सॉल्व कर लो ना, तो क्या आएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पे सिस्टम है ना पाई नॉट पाई 1 पाई 2 पाई 3 होगा, सिंपली फॉर्मूला लगा लो। तो जो पाई 1 आप निकालोगे यहाँ से, है ना, तो पाई 1 का फॉर्मूला होगा, n को 0 रखना पड़ेगा, तो लैम्डा नॉट अपॉन म्यू 1 पाई नॉट। ऐसे ही इसी फॉर्मूले से पाई 2 निकाल लो, इसी से पाई 3 निकाल लो। फिर होता क्या है, ये तो फॉर्मूले से निकाल लो पहले ये सब, पाई 1 पाई 2 पाई 3। उसके बाद आपको पता है कि जो सम होता है पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2 प्लस पाई 3 इज 1, ये आता है। तो इससे आप यहां से पाई नॉट निकल जाएगा, और पाई नॉट निकल गया तो पाई नॉट पाई 1 पाई 2 पाई 3 ये सब निकाल लो, ठीक है, ये और ये सब निकाल लो क्या आएगा, और वो ऐड कर लो, आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच है। 63 में क्या है कि आपको एक डेटा पॉइंट x1 x2 x3 x4 x5 दे रखा है, रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 5, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, जहां म्यू नोन है, ठीक है ना, यहां म्यू आपका हाफ है जो कि नोन है। तो पूछ रहा है कि सिग्मा अननोन है, टी बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, टी एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का हुज वेरिएंस अटेन्स द क्रैमर राव लोअर बाउंड। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि टी का वेरिएंस अटेन कर रहा है क्रैमर राव लोअर बाउंड। इसका क्या मतलब है, सो वेरिएंस ऑफ टी इज सी आर एल बी, यही ना, किसका, सिग्मा स्क्वायर का। तो इसका मतलब है कि टी जो है डेफिनेशन है ना, ये तो मतलब डेफिनेशन कह रहा, सॉरी रिजल्ट है, टी इज यू एम वी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब मुझे बताइए टी का एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो अगर इस वाले जो पीडीएफ होगा इसका, उससे कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, इस पीडीएफ में आप पहले पीडीएफ लिखो, एक्सपोनेंशियल फैमिली में ब्रेक करके उसमें बताओ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, लिख के बताओ कोई। समेशन xi माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा समेशन xi माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। अगर आप ऑन एन ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सफिशिएंट एंड कंप्लीट ना सफिशिएंट एस्टिमेटर है। अब होता क्या है कि यहाँ xi से नॉर्मल हाफ सिग्मा स्क्वायर, तो xi माइनस जो हाफ होगा वो नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, यही ना, यहां पे आ जाएगा, ये है। तो xi माइनस हाफ है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, एंड देन आगे बताओ। तो ये क्या आ जाएगा, अगर सिग्मा मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगी, सिग्मा स्क्वायर होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन ये है। अनबायस्ड एस्टिमेटर था ना ये, तो क्वेश्चन है क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ टी सिग्मा स्क्वायर आएगी यहाँ पे, यस और नो। तो अगर आप सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये नॉर्मल 0 1, तो काई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो काई स्क्वायर एन हो जाएगा, तो उसका मीन एन अपॉन एन फिर 1 हो जाएगा, मतलब सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यूएम यू है, जो चाहिए था ना टी, वो यही वाला है। कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालिए, अनबायस्ड फाइंड कर लीजिए, तो यूएम यू आ गया, तो यूएम यू है, तो यही चाहिए। अब इसकी वैल्यू निकालनी जो ऑब्जर्व दे रखी है, तो आपको x1 x2 x3 x4 x5 ये दे रखी है, एंड बस हो गया, पुट कर लो, है ना। n तो 5 है, तो n की जगह यहां 5 रख दीजिए, n की जगह यहां 5 रख दो। सो ये n 5 है, आप n के प्लेस पे 5 रख दो सिंपली, तो 1/5 समेशन ये आ जाएगा, और इसको ओपन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो x1 रख दो प्लस x2 एंड सो ऑन, पुट कर दो वैल्यू। Sir, when mean is known, that means population mean is known, then divisor n होगा। हाँ, अगर देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है ना, तो यहाँ अगर म्यू नोन है तो 1/n समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये यूएम भी यू ई है सिग्मा स्क्वायर का। और अगर म्यू अननोन है तो 1/n-1, अब म्यू तो अननोन है तो म्यू तो यूज कर नहीं पाएंगे, तो म्यू के प्लेस पे x बार यूज होगा, i फ्रॉम 1 to n, दिस इज
यू एम भी यू ई ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। जब म्यू अननोन है तो। हाँ 64 में क्या बोल रहा है कि एक्स रैंडम सैंपल साइज 1 का फ्रॉम पॉपुलेशन विथ सीडीएफ दे रखा है आपको, तो है ना, ये सीडीएफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसा देख के x1 x2 xn अगर यूनिफॉर्म 0 1 होगा तो ऐसा देख के समझ आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सीडीएफ है जी, ऐसा नहीं लग रहा देखो, लेकिन नहीं वहां पे n होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा लगा रखा है तो ऐसा नहीं, अगर ये n होता तो ऐसा बोलते ना हम, क्योंकि ये तो थीटा लगा रखा है तो थीटा यहाँ पे 1 और 2 डिसाइड करेगा कि क्या है। अच्छा सैंपल साइज तो 1 ही है ना यहाँ पे, तो ओके कोई बात नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग x मतलब x का है, अभी छोड़ो क्या है उससे मतलब नहीं, अब ये है कि x का सीडीएफ ये है मेरे पास। ओके अब आपसे पूछ क्या रहा है कि h0 में थीटा 1 है, h1 में थीटा 2 है, एंड क्रिटिकल रीजन आपको दे रखा है x लेस देन 0.5, सो ये आ जाएगा रिजेक्ट h0 इफ x इज लेस देन 1/2, ये आ जाएगा, तो रिजेक्ट h0 इफ x is less than 1/2. So alpha beta denote the level and power of the test. तो अल्फा लेवल है तो अल्फा यूज कर लो लेवल का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, ये है ना, तो हो जाएगा इजीली। तो सीडीएफ है तो सीडीएफ से ये इनडायरेक्टली क्या ही निकाल रहे हो, थीटा को 1 रख के, मतलब सीडीएफ निकाल रहे हो x का हाफ पे जब थीटा 1 है, ये ना, तो थीटा को 1 रख दो, सीडीएफ निकाल लो, और बीटा क्या है, पावर, सो पावर क्या होता है जी, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो 2 हो गया, तो ये भी सीडीएफ लिखो x का हाफ पे जब थीटा 2 है, तो आसान है ना, इसमें एक बार थीटा को 1 रखो और x को हाफ रखो तो पहले वाला आ जाएगा, थीटा को 2 और x को हाफ, सही कर रहे हैं जी, देख लो, तो सिंपल डेफिनेशन पे है, मतलब फॉर्मूला पे है। सर 1 माइनस होगा ना कहाँ पे सर, पावर बोल रहे हैं, नहीं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस बीटा, बीटा क्या है, दैट मींस 1 टाइप 2 एरर। अरे मेरे भाई तुम अपने मर्जी से अज्यूम मत करो, नोटेशन तुम थोड़ी पेपर बनाए हो, हाउ डू यू नो बीटा क्या है, ओके सर, यहां समझना है, अपनी मर्जी से अज्यूम करो गलत हो जाएगा। अल्फा बता रखा है लेवल है, बीटा बता रखा है पावर है, अपने घर से नोटेशन लेके जाओगे तो गलत हो जाएगा, नोटेशन वही यूज करो जो पेपर में है ना। ओके सर, तो यहां बीटा टाइप 2 एरर नहीं है, पावर है, तो पावर यूज करना है, बीटा का नोटेशन ही पावर है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए हर कुछ नोट एक्सप्लेन्ड होता है, सो दैट तुम अज्यूम ना करो, वरना हर बच्चा अपनी तरीके से अज्यूम कर लेगा। तो नेक्स्ट जो है यहां पे आपके पास x1 x2 x3 x4 4 रैंडम वेरिएबल है, बी द रियलाइजेशन ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम पॉपुलेशन विच विथ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये दे रखा है, तो है ना, रैंडम सैंपल साइज 4 का है और इसका सीडीएफ f है, तो है ना, ये तो हमने क्लास में भी किया अभी, सो f0 नॉट f0, ये सीडीएफ दे रखा है, तो यहां से ये समझ आ रहा है कि x जो है यूनिफॉर्म 0 1 का सीडीएफ है ना, तो इसका मतलब सीधा f0 x जो x है, मेनली तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, ये है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी डिनोट कोलमोग्रोव स्मिनो टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो क्या फॉर्मूला होता था कोलमोग्रोव स्मिनो का, जो डी होता था मैक्सिमम या सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस f0x, यही है जी, यही था ना, तो ये है, बाकी तो ठीक है, निकाल लो इसका क्या आएगा, ईच पॉइंट पे एक बार 0 पॉइंट x1 x2 x3 x4 चारों पॉइंट पे आप निकालिए वैल्यू, और उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम देखना है जो भी आएगा, फिर वो डी होता है, डी इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे, है ना, तो कोलमोग्रोव स्मिनो का ये फॉर्मूला है, उसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है, चारों अलग अलग है ना, x1 x2 x3 x4 पे निकालो डी की वैल्यू और देखो मैक्सिमम कौन सा वाला है, तो जैसे ये तो x ही है, तो ये कहीं ना कहीं आ गया मैक्सिमम ऑफ, और ये होता है n बाई मतलब x बाई n, मतलब x क्या i बाई, ऑर्डर स्टैटिस्टिक होता है ना, ये तो i बाई n, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट सेकेंड ऑर्डर स्टैट, तो कौन सा वाला ऑर्डर स्टैटिस्टिक है, i बाई n, ये ऑर्डर स्टैट, तो फिर सबसे छोटा कौन सा है 0.12, तो 0.12 मतलब फर्स्ट, मतलब कहने वाला ये है मेरा कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स 0.12 है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक 0.13 है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक जो है
यहाँ से क्या आएगा 0.51 है। फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या है 0.78 है। ठीक, पुट कर लीजिए एक बार, डिफरेंस देख लो। सो तो एफ नॉट आई बाई एन और यहाँ पे एक्स ही है, तो जैसे सबसे उठा लेंगे तो 1/n क्या है हमारे पास 4, तो समझ आ रहा है ना सबको। सो एक हो जाएगा 1/4 माइनस 0.12, एक ये है, एक होगा 2/4 माइनस 0.13, तीसरा आएगा 3/4 माइनस 0.51 और एक होगा 4/4 माइनस 0.78, ये आ जाएगा। तो यहां से अब फाइंड कर लीजिए। ठीक है भाई, तो जो मैक्सिमम आएगा देख लो क्या आता है और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। फिर है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट आपका है यहाँ पे 0.669, तो यहाँ ये कह रहा है कि रिजेक्ट एच नॉट एट 1%, 1% है ना, 1% लेवल सिग्निफिकेंस इफ डी इज मोर देन 0.669, तो ये वाला आपका रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, सो ये जो है ये रिजेक्शन रीजन है। अब बताओ डी की वैल्यू क्या है, इसमें सिंपलीफाई करो कोई, देख लो तो इधर आ जाएगा, तो उसके बाद फाई की वैल्यू डिसाइड। मिनिमम क्या आएगी इनमें चारों में से, मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम ना 0.37, तो ये मैक्सिमम जो है ना डी की एक्चुअल वैल्यू आई 0.37। अब आपको देखना है ये किधर लाई कर रहा है, तो 0.37, ये तो 6 है ना, ये 0.37 तो यहाँ पे है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में, तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट ना, या वी एक्सेप्टेड एच नॉट इज एक्सेप्टेड, तो यहां से फाई की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि ये जो है ना ये क्रिटिकल पॉइंट, इसको डी अल्फा मैं बोल सकता हूं, डी अल्फा अल्फा है 0.01, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्रिटिकल पॉइंट है 669, तो ये आ जाएगा, तो ये वैल्यू लेस देन है डी अल्फा से, तो वी एक्सेप्ट एच नॉट, और एच नॉट मतलब फाई की वैल्यू 1, और फाई 1 हो गया, तो यहां से फाई की वैल्यू अगर 1 है 1.37, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा ठिमले। हाँ, तो डी प्लस है ना 5 1 डी 0.37, तो ये हो गया 1.37, खत्म। अच्छा, तो यहाँ तक ये आंसर की तो अटैच था ही। सो इसके साथ ही तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, मतलब जनरली मैंने हिंट दिया है। अब बाकी जो लोग ट्राई किए तो डाउट बताओ, ठीक है, इनमें से जो भी डाउट होगा, अगर कुछ पूछना है जो आपने सॉल्व किया हो, सॉल्व नहीं हुआ हो, तो वो मैं कर सकता हूँ, कहाँ डाउट है वो पूछ सकते हो, और नहीं है तो अभी हमने लास्ट के 2 क्लास में क्या किया मैंने अभी डिस्कस, गेट का, मतलब लास्ट के कुछ क्लासों में, नॉट 2 क्लास में, 202 पेपर हुए हैं, 2024 2023, ठीक है, सो ये अभी डिस्कस हुआ है। आगे से है ना 2022 का डिस्कस हो, तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कल बताए थे, चलो इसको उधर सॉल्व करते हैं। देखो, तभी मैं कल क्या कह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसा समझते हैं कि ये है ए भी वन या ए एक्स वन बराबर बी वन, ये है ए एक्स टू बराबर बी टू, और ये है ए एक्स थ्री बराबर बी थ्री, ठीक है। तो आप बस x1 x2 x3 को देखो, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आपका इक्वल आएगा, x1 x2 x3 वैक्टर को अलग अलग ऐड करो तो आएगा 2 2 2, यहां तक ठीक है। सो हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3 जो होगा वो आएगा 1 1 1, ठीक है यहां तक। अब यहां तक ओके है। अब आपको क्या चाहिए, जैसे पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टाइम, है ना,
आपको पूछ रहा है पहले ऑप्शन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टाइम 100, तो आप पहले 100 निकाल लो। तो यहाँ से मैं अगर आपको बताऊं कि 100 कैसे आएगी, तो हमें x1 है 011, तो 100 चाहिए। सो यहाँ आ जाइए a टाइम 100, यही चाहिए। सो a टाइम हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ हाफ। अच्छा अभी तो मुझे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा ना कि इसको क्या लिख सकते हैं हम। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि होगा क्या, हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3 में से आप क्या घटा दो, बताओ x1 x2 x3 में क्या घटाओगे तो ये बचेगा जो मुझे चाहिए। तो x1 घटाना पड़ेगा, तो x1 घटा लीजिए। सो ये जब घटाएंगे आप तो बचेगा 100, और यही मुझे यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा a टाइम, अब मैं इसके लिख रहा हूँ, ये जो वेक्टर है यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ, या सिंप्लीफाई भी करना चाहो तो कर लो, हाफ x1 माइनस x1, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा। अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग लिख लो, तो अलग अलग आएगा माइनस 1/2 x1 प्लस 1/2 x2 प्लस 1/2 x3। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, तो माइनस हाफ ax1 हाफ ax2 हाफ ax3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ax1 की। सो ax1 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, सो ax1 की जो वैल्यू है 400, फिर हाफ ax2 कितना है 040, और हाफ यहाँ से कितना आएगा 004। सो अब सिंप्लीफाई कर लो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ माइनस हाफ करोगे तो -2 होगा ये, है ना। तो -2 प्लस इसको हाफ है ना, वैसा सिंप्लीफाई कर लो तो 0 ही रहेगा, तो -2 ये आएगा -2, फिर यहाँ सिंप्लीफाई करोगे आप तो 0 है, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2। सो ऐसा आ जाएगा। सो नाउ ये आ जाएगा। देखिए वहां पर है, तो ऐसे ट्रू, हर ऑप्शन में यही करना है आपको। पहला ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है, तो जो मैंने निकाला 2 2 -2, और यहाँ पे क्या आया -2 2 2, चेक कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, सो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है कि पहला ऑप्शन जो है फॉल्स है। सेम अब ये 0 1 0 चाहिए था, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हाफ x1 प्लस x2 प्लस x3। इसमें किसको घटाओगे तो 0 1 0 बचेगा, तो 0 1 0 के लिए x2 को घटाना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं आएगा 1/2 x1 है, उन्हें कॉमन ले सकते हैं, -1/2 x2 प्लस 1/2 x3, ये आ जाएगा। एंड देन लगा दो ये दोनों तरफ, तो ये वेक्टर समझ आया कि नहीं, इनको डाउट है। और ऑप्शन यही करना, बताओ अब ट्राई कर पाओगे, अभी भी करना है, हो जाएगा सर। तो जैसे एक आ गया वैसे x1 x2 x3 तो आप निकाले ही हैं 2 2 2, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 2 वेक्टर तो है ही, वो माइनस कर देंगे। हाँ वैसे भी जैसे भी आपको वो तो कैलकुलेशन करोगे तो खुद ही दिखने लगता है शॉर्टकट, क्योंकि वैसे दिखता नहीं है दूर से, जब आप खुद लिखते हो तो आपको दिखने लगता है, तो उसमें टाइम नहीं लगता उतना, लेकिन उसके लिखना पड़ता है, लिखेंगे तो हो जाएगा। ये है तो इजीली से एक ऑप्शन किया, वैसे ही बाकी ऑप्शन में यही कि मैं इसमें क्या करूंगा तो ये बचेगा बस समाऊं लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ईच ऑप्शन के लिए ऐसे ट्राई करना है, नहीं तो फिर पूछिए कोई एक पार्ट में डाउट है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि डी पार्ट नहीं हुआ तो डी पार्ट कर दूंगा वैसे, लेकिन उसके लिए ट्राई करके आना पड़ेगा। एक पार्ट मैंने किया है, बाकी ट्राई करके देखिए। और बताइए किसी को और कुछ क्वेश्चन है तो पेपर में, जिन्होंने ट्राई किया हो, है ना। ट्राई नहीं किया ट्राई करो, फिर पूछो, खुद से सॉल्व करो घर पे। अगर सारे पीवाईक्यू आप अच्छे से कर लोगे ना तो एग्जाम में भी आप मोस्टली क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे होंगे, यही डेफिनेशन यही थ्योरम्स यूज होगा जो यहाँ यूज हो रहा है, वही आपके एग्जाम में भी यूज होगा। कुछ बाहर से बहुत कुछ ऐसा आएगा नहीं जो सिलेबस के बाहर का होगा, मतलब बिल्कुल नहीं आएगा, जो आएगा सिलेबस का ही आएगा, और वही आएगा जो पीवाईक्यूज में जो टॉपिक्स हैं, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं। तो सिलेबस ढंग से कवर किया आपने, पीवाईक्यूज ढंग से आपसे हो रहे हैं, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन ईजिली होंगे, अगर घर पे ये सब ईजिली हो रहा है तो। दैट्स ऑल। बाकी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जाम के पीवाईक्यू, जैम, गेट, नेट के कर सकते हैं,
बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर सकते हैं डिफरेंट बुक्स के प्रैक्टिस के लिए ना, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए, है ना। एग्जाम में उतना जल्दी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अप्रोच समझ आएगा और आंसर उतने जल्दी ला पाओगे जितने प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करता हूँ। हाँ 61 वाला जो क्वेश्चन है ना, एक बार देखिए। कौन सा 61 बताओ। सर, इसमें वो जो जी ऑफ म्यू कैसे डिसाइड करो? जी ऑफ म्यू होता है ना, हाँ तो देखो ना ये e टू द पावर माइनस जो भी g ऑफ y बार है तो वही g ऑफ म्यू होना चाहिए। तो gx क्या है यहाँ पर, अगर मैं पूछूं व्हाट इज दैट g फंक्शन, आपको क्या लग रहा है क्या ऐसा है? क्योंकि इसका फॉर्म होता है रूट n टाइम दिस। तो व्हाट डू यू थिंक ये किस g ऐसा क्या रखेंगे जिससे फिट बैठेगा ये? पावर माइनस एक्स। तो ये फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स। हाँ ठीक है सर। ओके जी, और कुछ है? 45 का ए पार्ट। फोर्टी फाइव का जो ए पार्ट है इसमें कह रहा है एनी सीक्वेंस एक्सन इन 0 1 ट्रू कौन सा नहीं है ना। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे कि हमें बता रखा है कि एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और सीक्वेंस एक्सन इसमें है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो 0 1 में सीक्वेंस है ना, तो हम क्या लिख रहे थे कि xn जो है वो 0 से 1 में है। सो एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो ये f0 से f1 में होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एफ एक्स एन इज अ बाउंडेड है। तो अगर मैं इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो अगर इस पे मैं सीरीज ऑपरेट करता हूं, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी? होगी। सो अगर लार्जर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगी कि नहीं होगी? कंपैरिजन टेस्ट सिंपल है ना। एब्सोल्युटली बोला हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जेंट कोई सीक्वेंस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्यों बोल रहा है यहाँ पे, आप समझिए आप। तो क्वेश्चन ये है, हाँ कोई सीक्वेंस अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो बोल सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, बट सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली तो हमने एब्सोल्युटली मॉड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ बताओ मुझे एब्सोल्युटली के लिए क्या चेक करना है, ये चेक करना ना। एब्सोल्युटली के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि समेशन मॉड एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चलिए मॉड का बाउंड ले लेते हैं। तो आप मॉड के बारे में सोचिए, तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स एन बाउंडेड है f0 और f1 के बीच, मोनोटोनिक है ये? मोनोटोनिक तो नहीं है, मतलब ये किस बीच में ही होगा। तो मैंने अभी मोनोटोनिक मान लिया, बट अगर डिक्रीजिंग हुआ, कहने वाला जो भी होगा k1 k2 होगा, अभी छोड़िए है ना। इट्स नॉट लाइक कि यही होगा, ये तब होगा जब मोनोटोनिक होगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो अभी k1 k2 कर लो, ये फिक्स है कि ये फाइनाइट ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि डोमेन जो है क्लोज एंड बाउंडेड है, तो जो रेंज होगा वो क्लोज एंड बाउंडेड ही आएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब आप इसका ये k1 से k2 के बीच है, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू सम m होगा? दोनों साइड से बाउंडेड है फंक्शन, तो मॉड ऐसा हो जाएगा अनबाउंडेड हो जाए। कोई फंक्शन बाउंडेड है उसका मॉड अनबाउंडेड हो जाए, नो है ना। तो और रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा मॉड लेंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट और बाहर हो जाएगा, तो मॉड तो और रेस्ट्रिक्ट कर देगा उसको। तो ऐसा कर सकते हैं। अब लगा दीजिए n यहाँ पे। अब इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि m तो कोई फाइनाइट नंबर होगा, बाउंडेड का डेफिनेशन कहता है देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट m सच दैट दिस इज दिस। तो ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी। सर k1 से k2 के बीच में अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए k1 k2 लिया। मोनोटोनिक नहीं है इसलिए k1 k2। मोनोटोनिक हुआ तो f0 से f1 हो जाएगा, इंक्रीजिंग है तो, डिक्रीजिंग है तो f1 से f0 हो जाएगा। मोनोटोनिक नहीं इसलिए हमने k1 k2 लिया है कि k1 k2 कोई नंबर है, k2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, k1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन इंटरवल 0 1। मोनोटोनिक नहीं लिया तभी k1 k2 लिया, मोनोटोनिक था तो पहले मोनोटोनिक के अकॉर्डिंग f0 f1 से हो गया। ये है। ठीक है जी, देखिए
और कुछ क्वेरी है किसी को इसमें? ठीक है फिर चलिए आइए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।